गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज एक टॉपिक हम लोग जिस पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इस अवधारणा को समझने के लिए हम इस पर बहुत से टॉपिक का हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। इसके लिए जैसे बहुत देशों के जैसे अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, भारत है, इन देशों के जीडीपी ग्रोथ, विकास के अध्ययन के लिए, डेवलपमेंट के अध्ययन के लिए जीडीपी या राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को समझना पड़ता है। तो इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अवधारणा लाया उन्होंने, एस कंसेप्ट था वो SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली। इसको फर्स्ट टाइम propounded by Keynes। इसको पहली बार किन्स ने प्रतिपादित किया था, लेकिन ये थ्योरेटिकल था। इसको व्यवहार में लाने के लिए एक बार प्रयास किया गया कि आखिरकार जैसे जीडीपी की गणना करनी हो, जीडीपी की काउंटिंग करनी हो, तो हो कैसे, अलग अलग देशों का हो, तो फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी कैसे किया जाए। तो इसके लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुजनेट्स के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, और कमेटी ऑर्गेनाइज होने के बाद इन्होंने नेशनल SNA, वही ऊपर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को डेवलप किया। और यूएनओ के जितने भी देश थे, शायद इस समय 193 देश थे, उस समय जितने भी देश थे, उन सभी कंट्रीज ने इस SNA को एडॉप्ट किया, और उसी समय से ये लगातार गणना इसी कंटिन्यूसली इसकी गणना की जा रही है। जीडीपी, जीएनपी, यानी जो इसने SNA सिस्टम में बनाया उसको सभी ने एडॉप्ट किया, और अंत में उसकी गणना की जाने लगी। आगे चलकर 1953, 1968, 1993 और 2008 में इसने SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग में
लगातार जो है रिफॉर्म किया गया, और सबसे लास्ट में जो रिफॉर्म किया गया 2008 में, उसी 2008 के सिस्टम को आज भी राष्ट्रीय आय के काउंटिंग के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जो नेशनल इनकम है उसकी गणना के लिए आज वो सारे सिस्टम अपनाए जा रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब है क्या इसमें, आखिरकार नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग SNA में, राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली में है क्या। हम कंसेप्ट को समझने से पहले तीन चार शब्दों को हम समझ लें, तो शायद उस वर्ड्स के समझने से हम आगे के जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट है, हम इस कंसेप्ट को समझ पाए। लेकिन इस SNA में आखिरकार कौन कौन सी चीजें, किस किस चीजों को शामिल किया जाए, आखिर किस कंसेप्ट को शामिल किया जाए और किसे न शामिल किया जाए। पहला बात, इसमें जब साइमन कुजनेट्स ने इसको रेडी किया तो उसमें कुछ चीजों को उन्होंने बताया कि किसे शामिल किया जाए GDP की गणना में और किसे GDP के काउंटिंग में इंक्लूड न किया जाए। देखिए कैसे, तो पहला इन्होंने दिया कि किसे शामिल न किया जाए, मतलब राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली ने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे नेशनल अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके पीछे तीन चार रीजन है, तीन चार चीजें हैं, और इसलिए शायद कहीं उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है तो कुछ फैक्ट का इफेक्ट कम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ट्रांसफर इनकम, इसे नेशनल इनकम में या GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब काउंटिंग होती है तो उसको ये ट्रांसफर इनकम इस GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वे इनकम होते हैं जो बिना सर्विस के मिलते हैं, मतलब हम उन्हीं इनकम को शामिल करते हैं जिसे सर्विस देने के बाद एज ए हमें इनकम के रूप में, सैलरी के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ये एक तरफा वन वे होता है, वन वे होता है, टू साइडेड है, या हमने सेवा दी, हमने सर्विस दिया, उसके बदले हमें प्राप्त हुआ। जैसे पेंशन, बढ़िया उदाहरण देकर बता रहा हूं मैं पेंशन। जैसे मेरे पिताजी जब टीचर थे तो उन्हें सैलरी मिलती थी, वो बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब सेवा देते थे, तो उन्हें सैलरी मिलती थी। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, सेवा नहीं दे रहे हैं, उसके बदले हमें पेंशन मिल रहा है। इसलिए इस पेंशन को नेशनल इनकम में या जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब काउंटिंग होगी तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा, सेकेंड है कैपिटल गेन। पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। जैसे आज कोई किसी असेट्स में, माना कि कैपिटल मार्केट में, किसी शेयर मार्केट में अगर हमने इंक्लूड किया या किसी भूमि में इंक्लूड किया, तो उसकी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। इस फ्लक्चुएशन से जो GDP की काउंटिंग होगी उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। इसलिए SNA में इस
कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका कैपिटल गेन के अलावा इलीगल एक्टिविटीज, असंवैधानिक, इलीगल मतलब गैर कानूनी क्रियाकलाप, इलीगल एक्टिविटीज, इसे भी नेशनल इनकम में या जीडीपी के काउंटिंग में शामिल नहीं किया सकता। एटीएम लूट लिए, पता लगा कि इनकम हमारा है, सैलरी हमने प्राप्त की, जबकि यह कानूनी मान्यता नहीं है, इसे लीगल नहीं माना जा सकता। इसलिए जितने भी इलीगल, जैसे जुआ है, शराब है, अवैध शराब की बिक्री है, जुआ है, ब्लैक मनी है, इसको इलीगल एक्टिविटीज को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चौथा है जो सेकेंड हैंड सेल, मतलब सेकेंड हैंड सेल मतलब कि जो सेकेंड हैंड सेल है, मतलब जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री है, उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो जैसे हमने एक कार खरीदी और कार जो है ये पिछले साल का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये ऑलरेडी पिछले साल इंक्लूड है, पिछले साल के जीडीपी में इंक्लूड है। दोबारा अगर फिर इस साल भी, जैसे पिछले साल प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में शोरूम में आ गई, लेकिन वो बिका नहीं है, तो या हम नई कार खरीद लिए, मार्केट में आ गई और उसके बाद हम दूसरे को बेचते हैं, वह तीसरे को बेचता है, तो ये सेल मतलब जो सेकेंड हैंड सेल है वह पहली बार जीडीपी की गणना में इंक्लूड हो चुका है, जीडीपी की काउंटिंग के समय यह इंक्लूड हो चुका है। अब यह दोबारा अगर फिर इंक्लूड किया गया सेकेंड हैंड, तो वह जो है डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी को बढ़ा देगा, जो सही नहीं है। इसलिए सेकेंड हैंड सेल भी जो है शामिल नहीं किया जाता। पांचवा है फैमिली एक्टिविटीज, इसे भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया सकता है। जैसे परिवार द्वारा की जो फैमिली है, जैसे गृहिणी जो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ द्वारा जो किया गया कार्य है, उसे भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वह मैन्युअली इकोनॉमी पर मैन्युअली इफेक्ट डालता है, वह ओवरऑल इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं डालता है, बहुत ही थोड़ा छोटा सा प्रभाव पड़ता है उसका, इसलिए इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये हुआ, ये 3-4 पॉइंट है जो बार बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछता है। तो हमने बता दिया ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण आय, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, इलीगल एक्टिविटीज असंवैधानिक क्रियाकलाप, सेकेंड हैंड सेल जो है पुरानी वस्तुओं की बिक्री, और फैमिली एक्टिविटीज पारिवारिक क्रियाकलाप, जिसे कि नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अब हम लोग चर्चा कर लें कि किसे जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है, वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, तो उसे भी हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या है। पहला देखिए, नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल जो अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखिए ये क्या है, ये सपोज करिए भारत है, माना ये ऐसे है, ये है आपका भारत है, ये सपोज करिए भारत है आपका, ये भारत। तो ये जो मूल डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब ये जो मूल चीजें हैं, ये मूल भारत का भूभाग यहां से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो है मेन जो भूमि है, मुख्य भूमि है, मेनलैंड, ये
इसको नेशनल इनकम में जो है शामिल किया जाएगा। और देखिए ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, ये कोस्टल लाइन, तट रेखा से या कोस्टल एरिया से लेकर ये एरिया, ये वाला कोस्टल एरिया, इसी को कहा जाता है, हम डिफाइन कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा कौन कौन सा है। टेरिटरी टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू क्षेत्र। तो हमारा घरेलू क्षेत्र क्या होगा, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। पहला है घरेलू क्षेत्र, कौन कौन सा डोमेस्टिक, पहले नेशनल अकाउंट, नेशनल इनकम की गणना के लिए जो काउंटिंग होती है, पहले ये तो मान ले कि हमारा क्षेत्र कौन कौन सा है, और उसमें जो प्रोडक्शन होगा उसको हम लेंगे ना। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी इनकम क्या है, आपकी घरेलू इनकम क्या है, तो पहले तो हम ये पता कर लें कि हमारा डोमेस्टिक एरिया कौन कौन सा, हमारे खेत कहाँ हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से लोग सर्विस कर रहे हैं, विदेशों में सर्विस कर रहे हैं कि घर में सर्विस कर रहे हैं, और हमारे खेतों में कितना उपज हो रहा है, हमारे खेत कितने हैं। तो ये जितना फील्ड होगा, उसी प्रकार से सेम कंडीशन कि इंडिया का, जैसे भारत का अगर नेशनल इनकम की गणना करना है या जीडीपी की गणना करना है, तो पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी को देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी कौन कौन सा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, लेकिन प्रश्न उठता है जो कोस्टल एरिया, उससे समुद्र में कितनी दूरी तक, तो ये है आपका 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल माइल। ये जो डोमेस्टिक एरिया मेरा है, ये दो जो डोमेस्टिक, जो आपका कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से लेकर 200 नॉटिकल मील, इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, मतलब हिंद महासागर में ये जो एरिया 200 नॉटिकल मील तक है दोनों तरफ, इसी को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हिंदी में कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल माइल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये मेन जो भूमि है हमारा मेन लैंड है, और उसके बाद जो टेरिटरीज, जो ये कोस्टल लाइन से लेकर समुद्री क्षेत्र में जो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो मेनलैंड प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात तीसरी, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर वाला एरिया, लगभग इसके ऊपर 100 किलोमीटर तक जो भी उसमें एक्टिविटीज होगा, मतलब इसी मेन भूमि या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर, जस्ट ऊपर हवाई क्षेत्र में, एटमॉस्फेरिक क्षेत्र में, वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसे भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझना बड़ा जरूरी है और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। क्या टेक्निकल पॉइंट है? सपोज दैट यूएसए का, भारत का जो दूतावास है या भारत के कॉमर्शियल सेक्टर जो है, वाणिज्यिक दूतावास है या जो भी दूतावास है, वह अमेरिका में है। यहां पर सपोज कर न्यूयॉर्क में, यहां वाशिंगटन में, यहां पर है। तो इस सेक्टर में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वह भारत के डोमेस्टिक सेक्टर में आएगा।
मतलब यहाँ पर अमेरिका में हमारे कॉमर्शियल जो एम्बेसडर हैं वहाँ पर, या कॉमर्शियल सेक्टर जो है वहाँ पर हमारे सैन्य दूतावास हैं, जो हमारे मिलिट्री हैं, और वहाँ पर जो कमर्शियल सेक्टर है अमेरिका के उस सेक्टर में जहाँ जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है वह भारत के डोमेस्टिक सेक्टर में आएगा। ठीक उसी तरह से जो अमेरिका के जो दूतावास हैं या एम्बेसी है, जो भी अमेरिकन एम्बेसी है, चाहे वह मिलिट्री एम्बेसी हो चाहे वह कमर्शियल एम्बेसी हो, वह जो है अगर दिल्ली में है तो जितने दूर तक वो इतने दूर तक अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो वह अमेरिकन जीडीपी, अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। ठीक उल्टा है, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। भारत का ऐसा नहीं कि अमेरिका में, भारत के जितने देशों में, विश्व के जितने देशों में भारत के कॉमर्शियल एम्बेसी, मिलिट्री एम्बेसी जितने भी हैं, वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उस टेरिटरी को भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। और देन ठीक उसी प्रकार जो अमेरिका या जो अदर कंट्रीज हैं उनके जो भी एम्बेसी यहाँ पर होंगी उसमें जो भी एक्टिविटीज होगा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, मिलिट्री बेस हो, मिलिट्री जो है एम्बेसी हो, या जो भी एम्बेसी हो, उसको उन देशों के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा। ये टेक्निकल पॉइंट था। ये डोमेस्टिक टेरिटरी को हमने डिफाइन कर लिया। हम अब दूसरा पॉइंट है, ये जो हमने अपने जो अभी अभी हमने डिफाइन किया, ये पहला है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब दूसरा, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद किसको किसको शामिल किया जाएगा, दूसरा है ये इतनी चीजें। दूसरा एक शब्द और है, रेजिडेंट्स एंड सिटीजन। ये रेजिडेंट्स इसको कहा जाता है निवासी और इसको कहा जाता है नागरिक। जीडीपी, जो जीडीपी की गणना होगी, तो जीडीपी गणना में डोमेस्टिक सेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया। अब ये रेजिडेंट्स, जीडीपी में रेजिडेंट्स होंगे कंपलसरी है, लेकिन जीएनपी में सिटीजन होंगे। आगे चलकर इसको हम बताएंगे, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है अभी कुछ देर में बताएंगे। लेकिन ये रेजिडेंट्स मतलब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है प्रोफेसर हसन लाल ने, और इग्नू के बुक्स में भी इसको डिफाइन किया है रेजिडेंट्स को, कि निवासी मतलब हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में, मतलब इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर में जो एक वर्ष, 1 ईयर, या एक शब्द और यूज कर सकते हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर तक प्रोडक्शन कोई भी हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, जापान का, किसी भी देश का जो सिटीजन हो, वह हमारे देश में, हमारी कंट्री है उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में यदि वह एक फाइनेंशियल ईयर तक क्या करता हो, कंज्यूम करता हो, उपभोग करता हो, यहीं पर रखकर क्या करता हो, प्रोडक्शन करता हो, एंड और क्या कर रहा हो, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कंज्यूम या प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूम, ये तीनों एक्टिविटीज यदि किसी देश के नागरिक द्वारा इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर में कर रहा है तो वह भारत का क्या होगा, निवासी होगा, रेजिडेंट्स होगा। लीगल तरीके से रहा हो तो रेजिडेंट्स होगा,
इसके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होगा हमारे देश में वह हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में शामिल होगा, हमारे जीडीपी में उसकी गणना की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि यदि जैसे टोयोटा कंपनी है जापान की, उसके सीईओ, उसके अदर जो एम्प्लॉई हैं भारत में रह रहे हैं, यहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं पर 1 साल से ऊपर कंज्यूम भी कर रहे हैं और यहीं पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो हमारी कंट्री, हमारे देश के प्रोडक्शन में उसको शामिल किया जाएगा। तो ये दो शब्द, ये दोनों, इसलिए मैं इस वर्ड को क्लियर कर रहा हूं। मैं जब जीडीपी की अभी मैं जब डिफिनीशन दूंगा, जीडीपी को जब एक्सप्लेन करूंगा, तो इस सभी वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी और इन वर्ड्स को आप पहले ही समझ लेंगे तो एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। जैसे पहला हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को समझ लिया, दूसरा पॉइंट हमने रेजिडेंट्स और सिटीजन को शामिल कर लिया, समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग का है वह है फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल ईयर। तीसरा फाइनेंशियल ईयर का मतलब वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या है हमारा? वैसे जो सामान्य वर्ष हम लोग 1 जनवरी से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जब तक हम लोग मनाते हैं, माना जाता है। एक आम है, सामान्य जो ईयर है, ये सामान्य ईयर है, और जो जनरल ईयर है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है, जिसमें हम वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत करते हैं, हमारा लेखा जोखा, हमारा जो काउंटिंग होती है, तो एक विभिन्न जो एक्सप्लेन ईयर में होती है। तो उस आधार पर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये है। और इसी 2021 से यही जो है आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर हो चुका है 1 अप्रैल टू, इसी 2021 से ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च आरबीआई का है। ये फाइनेंशियल ईयर मतलब गणना करने का मतलब कि एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3-3, 4-4 वर्ष का लगाकर एक बार आप उसकी काउंटिंग कर दिए, और काउंटिंग करने से क्या होगा कि आपका जो है जीडीपी ज़्यादा दिखाई देगा। तो एक फाइनेंशियल एक वर्ष में हमने कितना प्रोडक्शन किया और कितना टोटल जितना प्रोडक्शन किया उसी का मॉनेटरी वैल्यू के रूप में हम लोग गणना कर लेते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, ये उत्पादन, यही हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं, तो यही हमारा जीडीपी हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? तो देखिए, जो सेकेंड टाइम या किसी भी एनी गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड टाइम प्रोडक्शन में यूज न हो, इसी को क्या कहता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे माना गेहूं है, व्हीट, उसको उठाकर हम सीड्स के रूप में प्रयोग कर लें, बीज के रूप में बो दिया, दोबारा वो प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा। इसलिए ये जो माना कि 10 कुंटल गेहूं हमारे देश में और 10 कुंटल हम सीड्स के रूप में यूज कर लिए और उसको खेतों में बो दिए, तो ये हमारी अंतिम वस्तुएं सेवाएं होंगी। दोबारा इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा प्रोडक्शन में यह यूज नहीं होगा। यदि इसी वीड्स का 10 कुंटल का हम क्या करें, ये जो है आटा पिसवा दें और इसका आटा बेकरी वाले ले जाए और ब्रेड बना दे, तो ये ब्रेड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी, ये मिडिल गुड्स एंड सर्विसेज होगी। तो ये इसको हम काउंट करेंगे, न कि इसको काउंट करेंगे।
मतलब दोबारा नहीं तो हमारी जीडीपी काउंटिंग डबल काउंटिंग की जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी और जीडीपी जितना एक्चुअल में है उससे कहीं ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए जीडीपी गणना में जो साइमन कुजनेट्स ने इसको एसएनए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को जो प्रिपेयर किया, जो तैयार किया, उसका जो है उस अनुसार हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को नेशनल काउंटिंग में लेंगे या जीडीपी काउंटिंग में लेंगे। एक और है जिसको कि चौथा पांचवा है, इस वर्ड्स को हम सबसे लास्ट में समझेंगे, ये है मॉनेटरी वैल्यू। इसको हम समझाने के बाद करेंगे हम जीडीपी। अब ये नेशनल हम लोग राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, तो इसमें जो साइमन कुजनेट्स, पहले तो किन्स महोदय जो कि एक महान अर्थशास्त्री हैं, किन्स ने जो इसको रेडी किया था सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, बट जस्ट 1930 में लगभग जो है साइमन कुजनेट्स ने इसको एक प्रैक्टिकली जो है रूप में तैयार किया और प्रैक्टिकल रूप में तैयार किया। इसी को हूबहू यूएनओ ने ही कमेटी बैठाई थी साइमन कुजनेट्स के लिए, और साइमन कुजनेट्स के जो रिपोर्ट थी उसको इन्होंने एज इट इज जो है एक्सेप्ट कर लिया और आज पूरा देश इसी को अपना रहा है। हालांकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इकोनॉमिक जो एक फीचर है वो भी चेंज होता है, तो इसको देखते हुए हमारे देश के लोगों ने यूएनओ ने इसमें बार बार रिफॉर्म किया, बार बार जो है इसमें संशोधन किया और संशोधन अमेंडमेंट किया, जैसे कि 1953 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद 1968 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद 1993 में अमेंडमेंट किया और 2008 में अमेंडमेंट किया, जो नेशनल इनकम के काउंटिंग में जो आज 2008 वाला चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग तो यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम क्या है और उसी में हम लोग दो टॉपिक पढ़ लेंगे। तो दो बातें हैं इसमें नेशनल इनकम में कि क्या है, तो वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी में दिया जो सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम में है उसी में दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें दो कंसेप्ट हैं और इसी से चार कंसेप्ट निकले हैं, टू कंसेप्ट। एक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेकेंड है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दो बातें आई हैं, एक है जीडीपी और दूसरा है एनडीपी। सेकेंड, फर्स्ट इसमें है जीएनपी एंड सेकेंड है इसका एनएनपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इसका है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ये चार कंसेप्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जीडीपी, केवल हम लोग पहले वाले की डिफिनेशन को हम समझ लेंगे
तो मेरे ख्याल से हम लोग सारे डिफिनेशन को अपने आप इसी से रिलेटेड सब के सब है। तो आइए एक को हम लोग समझते हैं जीडीपी क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे सभी कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे क्या है। पहला डेफिनेशन है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसकी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced within domestic territory in any economy by residents in any economy by residents of that country in a given फाइनेंशियल ईयर। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एनी इकोनॉमी बाय रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में दिए गए वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। ये पढ़ा। अब ये जितना भी है एक वर्ष में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं उसका ये मॉनेटरी वैल्यू है, इसी को कहा जाएगा जीडीपी। अब देखिए एक फिगर बना रहे हैं और इसके बाद हम इसी को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये जीडीपी। अब ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि एक वर्ष में जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी है। अब ये परिभाषा हमने डिफाइन कर ली। अब देखिए जीडीपी में प्लस नेट फॉरेन इनकम, जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। नेट फॉरेन इनकम मतलब एक वन ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में टोटल विदेशों से, मतलब विदेशों से, फॉरेन से जितना इनकम प्राप्त हुआ, सपोज करो 200 करोड़ प्राप्त हुआ और विदेशों को जो वन फाइनेंशियल ईयर में जितना विदेशी लोगों जो हमारे यहाँ सर्विस किया उनको पेमेंट किया गया, माना कि 195 करोड़ पेमेंट किया गया, तो जो बचा 5 करोड़ यही नेट फॉरेन इनकम है।
सपोज करें जीडीपी यदि 500 करोड़ है तो इसमें +5 करोड़ यही शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, जीएनपी। तो जीएनपी आपका 505 करोड़ हो जाएगा। हो सकता है पेमेंट 200 हो जाए, तो हो सकता है कि ये 200 बन जाए। तो ऐसे में देखिए यहां पर क्या है, जीडीपी इज लेस देन जीएनपी, मतलब जीडीपी से जीएनपी ज्यादा है क्योंकि हम 505 करोड़ रुपए है। यदि जितना आया उतना चला गया तो यहां पर बचेगा 0। तो ऐसे कंडीशन में जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा। अगर माना कि आया कम और गया 205 करोड़ या 210 करोड़ रुपए, तो ऐसे में जीडीपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मतलब शुद्ध विदेशी आय का मामला है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में जीडीपी में जब नेट फॉरेन इनकम जोड़ दिया जाएगा तो जीएनपी हो जाएगा। यदि इसी चीज को क्या कर दिया जाएगा, नेट फॉरेन इनकम को, जो नेट फॉरेन इनकम है घटा दिया जाएगा तो जीडीपी हो जाएगा। अगर 500 करोड़ रुपए जीडीपी है और जीएनपी जो है 5 करोड़ मान लीजिए फायदा हुआ तो 505 करोड़ जीएनपी हो गया। यदि 5 करोड़ माइनस कर देंगे तो एक्चुअल 500 करोड़ रुपए क्या बचेगा, जीडीपी बचेगा। जीडी अब ये दो कंसेप्ट जीडीपी और जीएनपी क्लियर हो गया। अब क्या है, जीडीपी से एनडीपी कैसे हुआ, तो इसी में कहा जाता है माइनस डिप्रिसिएशन। इसी को हिंदी में कहा जाता है ह्रास। अगर जीडीपी मतलब जैसे जीडीपी में बहुत से टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, बहुत से मशीनें यूज हो रही हैं, तो ऐसे में मशीनों का जो डिप्रिसिएशन होता है, मतलब उसमें कुछ न कुछ उसके मूल्य में उसकी कीमतें गिरती जाती हैं, डिप्रिसिएशन होता है। तो जीडीपी में इंक्लूड होता है, या उसका जो कहा जाता है कि मेंटेनेंस एक्सपेंस जो होते हैं, मेंटेनेंस जो खर्च होता है उसी वो जीडीपी में इंक्लूड रहता है। अगर उसी को माइनस कर देंगे तो एनडीपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यही सेम काम इसमें भी होगा जब माइनस डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए, ह्रास, ये हो जाएगा। और यही हाल इसमें हो जाएगा जब नेट फॉरेन इनकम जोड़ देंगे तो एनएनपी हो जाएगा, और माइनस ये प्लस कर देंगे तो एनएनपी हो जाएगा, और माइनस एनएफआई कर देंगे तो एनडीपी हो जाएगा। ये इतना जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को एट द फैक्टर कास्ट पर ज्ञात किया जाता है, और इसी को एट द मार्केट प्राइस पर ज्ञात किया जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तू खींचा, हम मोबाइल हीट हो गया।